नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी बेटा एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास जो आपकी एसएससी जीडी की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। शेड्यूल्स बेटा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो सबसे पहले मैंने आपका इसी को उठाया है और उसके बाद फिर मैं आपका शुरू करूंगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपका शुरू करूंगी, यहाँ पर आपका जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो मैं आपका शुरू से ही करूंगी, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा से शुरू करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को खत्म करने के बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको अनुसूचियां पढ़ाने से भी पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे कि संसद क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। उन चीजों के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी, कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको किसी भी क्लास में पॉलिटी की पढ़ने से पहले उन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। बेटा ये क्लास आपकी इसी समय पर होगी, डेली इसी समय पर आपकी क्लास की जाएगी 5 से 6। और ध्यान रखिएगा कि क्लास का टाइम आपका जो है 12 बजे से क्यों हटाया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 12 बजे आपकी एसएससी जीडी में एक और क्लास चलती है जो कि अजीत सर के द्वारा ली जाती है। तो वो क्लैश कर रही थी टाइमिंग, इसलिए आपका शाम को 5 बजे की जीडी के लिए टाइमिंग रखा गया है। तो आप जो है प्यारे बच्चों, हाँ बीच से नहीं पढ़ा रही हूं मैं सुरेश गुज्जर जी, बीच नहीं है ये आपका। इस शेड्यूल्स चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है आपके संविधान सभा का। इसके बाद संविधान सभा ही आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। शेड्यूल्स एकदम अलग चैप्टर है। शेड्यूल्स केवल आपकी 12 हैं, बहुत छोटी सी शेड्यूल्स हैं। इनको पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको संविधान सभा ही आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आज कुछ मैं बेसिक चीजें आपको पहले बताऊंगी। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि संसद क्या होती है, हम संसद किसको कहते हैं, पहले आप संसद को समझो। और संसद से भी पहले आप समझो कि विधायिका, ध्यान से सुनना बेटा, विधायिका, विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कहते हैं। और ये जो विधायिका होती है, अभी मैं केवल बेसिक चीजें बता रही हूं, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जा रहा है, बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। अब बेसिक चीजें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि जब इन चीजों के नाम बार बार बीच में आएंगे तो आप कंफ्यूज होगे कि अरे संसद किसको कहते हैं, लोकसभा किसे कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं। तो पहले बेसिक चीजें समझ लो, फिर मैं आपकी अनुसूचियां आज कंप्लीट कर दूंगी। और अगर आज ही टाइम मिला तो संविधान सभा जो कि आपका पहला चैप्टर है उसको भी शुरू करूंगी। बीच में से कोई भी चीज आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, अपनी गलतफहमी को आप दूर कर ले पहले तो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों मेरी बात को, और बहुत आराम से। जहां से आपको समझ में नहीं आएगा वहां से आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। मैं पॉलिटी बिल्कुल आपको ऐसी पढ़ा दूंगी कि आपको यहां से पॉलिटी पढ़ने के बाद फिर पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैम शेड्यूल्स एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आते हैं, तभी बेटा आपको पढ़ाया जा रहा है। अब आप ध्यान से सुनो, विधायिका, प्यारे बच्चे इसके विधायिका के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य यानी कि इसका जो फंक्शन होता है, आपको मैं बता दूं कि इसका कार्य, इसका फंक्शन होता है मेकिंग ऑफ लॉज या मेकिंग लॉज, कानून बनाना। क्या लिखेंगे, मेकिंग लॉज यानी कि कानून बनाना। ये आपकी विधायिका का कार्य होता है, कानून बनाना। अब प्यारे बच्चों आप कहोगे कल तो आप संसद बता रही थी, तो आप मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से सुन लो और यहां पे ध्यान से सुन लो। अब ये जो विधायिका होती है प्यारे बच्चे, ये जो आपकी विधायिका है ये आपकी दो जगह पर होती है। आपकी केंद्र की अलग विधायिका होती है और आपके यहां पर राज्य की अलग विधायिका। तो आपके यहां पर प्यारे बच्चे, मैंने बोला केंद्र और राज्य, तो आपके यहां पर सरकार होती है। क्या होती है, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। सरकार, पहले बेसिक समझो, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है जिसका नाम आप बहुत अच्छे से सुनते होंगे, गवर्नमेंट, सरकार। एक सरकार बेटा होती है केंद्र सरकार, ध्यान से सुनना, इसे आप केंद्र सरकार कहते हैं, इसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार।
आप इसको कहते हैं। और एक आपके यहां पर होती है राज्य सरकार, इसको आप कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से सुन लेना। और एक होती है प्यारे बच्चों आपके यहां पर स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जिसे आप कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि सरकार कितनी है भारत में, तो आप कहेंगे 3 सरकारें हैं भारत में। अब मैम केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, और ये स्थानीय सरकार क्या होती है, इनका मतलब भी हमें बताओ। तो बेटा जो केंद्र सरकार होती है ये पूरे भारत की होती है, पूरे भारत की। और आपके भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैम 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 राज्यों से मिलकर हमारा प्यारा भारत बना हुआ है। और उस भारत की सरकार को हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, जो पूरे भारत की सरकार होती है। अब इस केंद्र सरकार के अलावा होती है एक राज्य सरकार, जो कहां पर होती है, राज्यों में, जो होती है आपकी स्टेट्स में। और राज्य कितने हैं, 28। जैसे आपका यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये सबसे क्या बनता है, राज्य सरकारें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे स्थानीय सरकार में क्या आता है, आपकी पंचायत आती है बेटा। पंचायत आपने सुना होगा, और नगर पालिका, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, पंचायत और आपकी म्युनिसिपैलिटी, ये आपकी सरकारें होती हैं। अब आपको सरकार पता चल गया, तो ये सारी सरकारें अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम करती हैं। 29 नहीं है बेटा स्टेट्स, 28 हैं। आपको ये भी मैं बताऊंगी। अब देखिएगा, उसके बाद अभी शेड्यूल्स पढ़ाऊंगी, पहले बेसिक समझो, क्योंकि अभी आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता। तो आपकी अब ये जो विधायिका होती है ये 2 जगह पर होती है। एक आपकी होती है, ध्यान से सुनना, एक होती है आपकी केंद्र में। कहां पर होती है एक विधायिका, सेंटर में। कहां पर होती है, सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक केंद्र होती है आपकी विधायिका। और ये जो केंद्र वाली विधायिका होती है इसका नाम होता है संसद। तो केंद्र सरकार की विधायिका को आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं और आपसे पूछूंगी समझाने के बाद। तो केंद्र सरकार की विधायिका को हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि केंद्र सरकार की विधायिका को मैम हम संसद कहते हैं। और ये जो संसद है ये केंद्र सरकार के लिए कानून बनाती है। क्या करती है, इसका कार्य क्या है, केंद्र सरकार के लिए कानून बनाना। केंद्र सरकार या पूरे देश के लिए, या पूरे देश के लिए कानून बनाना। पूरे देश के लिए कानून बनाना, पूरे देश का मतलब है कि जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के लिए कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और प्यारे बच्चे इस संसद का मतलब 3 लोगों से होता है। इस संसद का मतलब 3 लोगों से होता है। और ये जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। जरा ध्यान से सुनना, संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। संसद, यहां पे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। संसद, अब ये जो संसद है इस संसद का मतलब किस किस से है, तो आप कहेंगे लोकसभा, आप कहेंगे राज्यसभा, और आप कहेंगे राष्ट्रपति। आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा और प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा और राज्यसभा ही कहते हैं।
तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी जो संसद है वो कहां की विधायिका है? आप कहेंगे केंद्र की। केंद्र की सरकार की विधायिका है और केंद्र सरकार की तरफ से कानून कौन बनाता है? संसद। और इस संसद का मतलब 3 लोगों से है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी इन तीनों के अलावा अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो आपके यहां पर कानून नहीं बनेगा। अगर कानून बनाना है तो तीनों की उपस्थिति जरूरी है। क्लियर है बेटा? उसके बाद अब आपका ये क्लियर हुआ। अब दूसरे स्तर पर कौन सी सरकार है? राज्य सरकार। और प्यारे बच्चे, राज्य सरकार की जो विधायिका है, अब हम कहां की बात कर रहे हैं? कौन सी विधायिका की? राज्य सरकार की। तो इस राज्य सरकार की जो विधायिका होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव होती है, उसे हम कहते हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल हम उसे कहते हैं। आराम से ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आएगा, और अगर फोकस जोकर नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा। राज्य विधान मंडल। और ये जो राज्य विधानमंडल होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपके सेंटर की विधायिका का नाम संसद है और राज्य की विधायिका का नाम मैम स्टेट लेजिस्लेचर है। और यहां पे इस विधायिका का काम क्या होगा? यहां पे ये किसके लिए कानून बनाएगी? राज्य सरकार के लिए कानून बनाएगी। कानून बनाना। स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और इस स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब किससे होगा? 3 लोगों से। यहां पर भी ध्यान से सुनना, विधानसभा, इंग्लिश भी लिखूंगी, पेशेंस रखेंगे, विधान परिषद और प्यारे बच्चे राज्यपाल। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश देखेंगे इसकी, इसको लिखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इनको बोलेंगे गवर्नर। तो आपके राज्य में कानून कौन कौन बनाएगा? मैम विधानसभा, विधान परिषद और मैम गवर्नर। ये तीनों राज्य में कानून बनाते हैं। और राज्य की विधायिका का नाम राज्य विधानमंडल और केंद्र की विधायिका का नाम संसद होता है। अब आपने मैम कल कुछ वर्ड यूज किए थे, जैसे आपने लिखा था, अरे भाई, जैसे आपने लिखा था एमपी, आपने लिखा था एमएलए, आपने लिखा था एमएलसी। आपने फुल फॉर्म बताया था, लेकिन अब यहां पे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये आते कहां से हैं। तो प्यारे बच्चे, जो आपकी विधानसभा होती है, इस विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? इस विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? इसके सदस्य, इसके मेंबर को आप एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। और जो विधान परिषद है, इसके सदस्य को आप क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा हैं, इन दोनों के ही सदस्य को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। क्या आपको समझ में आया कि एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है और एमएलसी क्या होता है? तो एमपी संसद के सदस्य होते हैं, आपके एमएलए विधानसभा के सदस्य होते हैं और एमएलसी आपके विधान परिषद के सदस्य होते हैं।
ये क्या हो गई प्यारे बच्चे, आपकी विधायिका हो गई। और विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। और प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने कल भी बताया था, फिर भी आप पूछ रहे हो, ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा, रेगुलर क्लास करनी है। आज बता रही हूं, दोबारा बताई हुई चीज को नहीं बताऊंगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में लिख लीजिएगा, संसद का सदस्य। एमएलए को कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा का सदस्य, विधान सभा का सदस्य। और प्यारे प्यारे बच्चों, एमएलसी कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का सदस्य। प्लीज अपनी नोटबुक में नोट कर लें, एमपी मतलब आपका संसद का सदस्य, एमएलए मतलब विधानसभा का सदस्य, और एमएलसी मतलब विधान परिषद का सदस्य। और जिसे आप एमएलए कह रहे हैं प्यारे बच्चे, इसी एमएलए को शॉर्ट में आपने सुना होगा विधायक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विधायक। और एमपी को क्या कहते हैं, सांसद। हर तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आती है, बेटा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी कि विधायिका क्या होती है। फिर उसके बाद में विधायिका के बाद में विधायिका का काम कानून बनाना। और विधायिका प्यारे बच्चे दो जगह पर होती है, केंद्र में भी और राज्य में भी। कहां कहां होती है, केंद्र में भी और राज्य में भी। बेटा अगर आप फोकस होकर नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है कि विधायिका क्या होती है, ठीक है, विधायिका क्या होती है। समझ आया है तो जल्दी से थम्स अप करेंगे, ठीक है। आपका विधायिका होती है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, आगे की तरफ फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, क्योंकि मैं आपको वहां पे पढ़ाने वाली होंगी। और वो क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चे, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम ये भी बता दो कि आपका निर्वाचन क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, आपके देश में दो तरह के निर्वाचन होते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसे अभी लोकसभा के हुए हैं। और ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट का मतलब होता है जहां पर मतदाता, जहां पर वोटर्स कौन होते हैं, वोटर्स होते हैं पब्लिक, इंडियन पब्लिक यानी कि भारतीय जनता, भारतीय जनता। और भारतीय जनता में कौन आता है, मैम आप आती हैं, मैम हम आते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा कि भारतीय जनता में वही लोग वोट कर सकते हैं जिनकी एज, जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से ज्यादा हो, 18 या 18 वर्ष से ज्यादा। मतलब मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, भारत के आप नागरिक होने चाहिए। तो ये सब प्यारे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपके जो भी इलेक्शन में आपको बताऊंगी, डायरेक्ट इलेक्शन जो भी होते हैं, उन सब में मैं और आप वोट करने जाते हैं, हमारे रिश्तेदार वोट करने जाते हैं। इनको समझ लो क्योंकि ये सब बीच में आएंगे वर्ड्स, ठीक है। अब बात आती है कि डायरेक्ट इलेक्शन किस किस के होते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, संसद का एक सदन मैंने आपको बताया लोकसभा, इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लोकसभा।
और आपका एक मैंने बताया राज्य में विधानसभा, इसके कैसे इलेक्शन होते हैं? डायरेक्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब जो मैं लिख रही हूं ये सब डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और आप इनको वोट करते हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों, उसके बाद लिखिएगा पंचायत, और प्यारे बच्चे नगर पालिका, इनके भी कैसे इलेक्शन होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, या म्युनिसिपैलिटी। पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, यानी कौन से इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होंगे? तो मैम उनको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं जिनमें जनता वोट करती है। ठीक है, अनुसूचियां पूरी कराऊंगी, लेकिन पहले ये तो समझा दूं, क्योंकि ये सब फिर से बीच में आएगा और फिर से मुझसे बोलोगे कि अनुसूचियां समझ में नहीं आ रही। अनुसूचियां ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले बेसिक क्लियर कर दूं, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कैसे इलेक्शन होंगे इन सबके? डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। और प्यारे बच्चे, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि आप लोकसभा में किसको चुनोगे? एमपी को। और विधानसभा में किसको चुनोगे? एमएलए को। यानी एमपी और एमएलए को कौन चुनता है? जनता चुनती है, हम चुनते हैं मैम। एमपी और एमएलए को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। अब ध्यान से सुनना आगे की बात। फिर लास्ट में आपको बता रही हूं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और इसका मतलब होगा कि यहां पर जो मतदाता होंगे, जो वोटर्स होंगे, वो कौन होते हैं? ध्यान से सुनना, एमपीज और एमएलएज, एमपीज या एमएलएज, यानी सांसद या विधायक। और बेटा अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जो आप मुझे बताओगे, एमपी एमएलए को कौन चुनता है? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, एमपी एमएलए को कौन चुनता है? जल्दी से मुझे बताओ। और प्यारे बच्चे, इन्हीं एमपी एमएलए को हम कहते हैं जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें मैम जनता चुनती है, क्योंकि ये हमारी तरफ से जाकर शासन करते हैं, ये हमारे प्रतिनिधि। बहुत बढ़िया, जनता या पब्लिक, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये फिर किस किस को चुनेंगे? अब देखो यहां इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है। पहला लिखना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरा लिखना वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तीसरा लिखना यहां पर राज्यसभा, राज्यसभा। और चौथा लिखना लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अब मैं अगर आपसे पूछूंगी कि किसका डायरेक्ट इलेक्शन और किसका इनडायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। ये होते हैं आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ध्यान रखना, नोट डालकर एक चीज लिख लेना, सरकार के लिए, सरकार ऐसे लिखना, सरकार का गठन करने के लिए, सरकार का गठन करने के लिए निर्वाचन कैसे होंगे? प्रत्यक्ष।
यानी जब गवर्नमेंट बनती है तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और गवर्नमेंट कैसे बनेगी ये मैं बताऊंगी संविधान सभा में। बस आज के लिए इतना ही। अब बाकी चीजें मैं चैप्टर्स के बीच में आपको समझाऊंगी। अब मैं आपको आ जाती हूं शेड्यूल्स पर। एक बार मैं शेड्यूल्स का क्विक रिवीजन करा देती हूं। मैंने 4 शेड्यूल्स आपको पढ़ा दिए थे और चारों शेड्यूल्स के बारे में हम बोलेंगे। आप मुझे बताएंगे फर्स्ट शेड्यूल में क्या था। मैम आपने कहा 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है हमारा प्यारा भारत। और इसी को हमने कहां पढ़ा था, तो आप कह रहे हैं इसी को हमने पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल में। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड शेड्यूल, जल्दी बताओ क्या था। फिर मैंने बताया था थर्ड शेड्यूल, और फिर मैं बता रही थी आपको फोर्थ शेड्यूल। जल्दी बताओ, सेकंड में आप बताओगे, सेकंड में आप बताइए जल्दी से। बेटा एडवाइस मत दीजिए प्लीज, एडवाइस मत दीजिए, जो पूछ रही हूं वो बताइए। अब मैंने अनुसूची स्टार्ट किया है, इसको खत्म करके फिर मैं संविधान सभा का निर्माण पहले कराऊंगी, संविधान बनवाऊंगी, फिर आगे चलूंगी। बताइए जल्दी से बेटा, सेकंड में क्या है, सेकंड वाले में क्या है, जल्दी बताइए। कल बताया था मैंने सेकंड अनुसूची में, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत सही आंसर किया है कि आपने कल बताया था कि सेकंड वाले में है वेतन और पेंशन। शाबाश बेटा, वेरी गुड, सैलरी एंड पेंशन। और थर्ड वाले में बताओ, आप ही से पूछूंगी जो बता चुकी हूं। थर्ड वाला बताइए बेटा, थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है। वेरी गुड, वेतन पेंशन, वेतन पेंशन, वेतन पेंशन, बहुत शाबाश। और इसमें क्या है थर्ड में, बहुत बढ़िया। चलिए इसका मतलब आपको याद, शपथ, शपथ है मैम, बिल्कुल सही है, शपथ यानी कि ओथ। और फोर्थ वाला मैं आपको पढ़ा रही थी, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब आप मुझे बताओ कि राज्यसभा किसका सदन है, सीटों का आवंटन। आप मुझे बताओ कि राज्यसभा में आपको बताना है, राज्यसभा में आपको बताना है कि आपके किसका सदन है राज्यसभा। तो आप कहेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और किस किस को अलॉटमेंट की थी मैम, तो मैंने अलॉट की थी आपको 28 राज्य, 28 स्टेट्स, और प्यारे बच्चे 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 3 यूनियन टेरिटरीज। और वो कौन कौन से 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, नाम लिखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इन 3 में है। तो मैम 3 में ही क्यों है, बाकी में क्यों नहीं है, या आपकी शेड्यूल्स आपका यहां से प्रश्न उठा था, और तभी मैंने आपको संसद बताना शुरू किया था। किसका सदन है राज्यसभा, संसद का। 3 केंद्र शासित प्रदेशों और प्यारे बच्चे किसको, 28 राज्यों को राज्यसभा में सीट हैं। क्यों है, केवल 3 में ही क्यों है, तो ध्यान से सुनना, जहां विधानसभा होगी, जहां विधानसभा होगी, अब बताओ विधानसभा कहां होती है, जहां विधानसभा होगी वहां राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट दी जाएंगी, वहां राज्यसभा में सीट दी जाएंगी। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चे कि विधानसभा 28 के 28 राज्यों में तो है, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं, केवल 3 में ही हैं।
3 में ही विधानसभा है। अब मैम वो 5 कौन से हैं जहां विधानसभा नहीं है, उनका नाम भी लिखकर बता दो। तो मैं यही लिखती हूं ताकि आपको ध्यान रहे, इधर बॉक्स में लिखूंगी, ध्यान से सुनना। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। एक है आपका लद्दाख, एक है आपका चंडीगढ़, एक है आपका लक्षद्वीप, एक है आपका दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, एंड दमन द्वीप, ये पूरा एक ही है। तो कितने हो गए, ध्यान से देखो, नंबरिंग करो। मैम 1 हो गया, मैम लद्दाख 2 हो गया, चंडीगढ़ 3 हो गया, लक्षद्वीप 4 और दादर नागर हवेली 5। इन 5 में विधानसभा नहीं है, और जब विधानसभा नहीं होगी तो सीट नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं है मैम विधानसभा? क्योंकि बेटा यहां पर इतनी जनसंख्या नहीं है कि यहां विधानसभा बन सके, यहां की जनसंख्या कम है, विधानसभा बनाने के लिए जनसंख्या पूरी नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तो विधानसभा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में है, लेकिन आप अगर बात करेंगे कि किन केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, तो 5 में नहीं है, केवल 3 में है। और क्योंकि 3 में है इसीलिए इन तीनों को सीटें दी गई हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? आवंटन का मतलब है, अलॉटमेंट का मतलब है डिवाइड करना, सीटों को बांटना। और सीटें किस आधार पर बंटती हैं? ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर। जहां जनसंख्या ज्यादा वहां सीटों की संख्या भी ज्यादा, जहां जनसंख्या कम वहां सीटों की संख्या भी कम। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो यूपी को सबसे ज्यादा सीटें। यहां तक बात समझ आई प्यारे बच्चे? आपको बात समझ आई? जल्दी से बताएं। तो आपकी 4 शेड्यूल हुई। फर्स्ट शेड्यूल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, सेकंड वेतन पेंशन, थर्ड में शपथ और चौथी में बेटा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किस किस के बीच में? केंद्र वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में। कितने राज्यों को? 28 को। कितने केंद्र शासित प्रदेशों को? 3 को। सीएम और पीएम अभी नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। पेन पतला कर लूं फिर दिखेगा कैसे, पेन पतला कर दूंगी तो। ध्यान रखना, इन जगहों पर विधानसभा नहीं है, क्रॉस लगा देना कि यहां विधानसभा नहीं है, और जहां विधानसभा नहीं वहां राज्यसभा में भी सीटें नहीं। 4th शेड्यूल हो गया। अब आगे पढ़ो। 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। अब पहले मुझे यह बताओ कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो 5वीं अनुसूची में जब हम बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची में देखना, यहां मैं 5वीं अनुसूची पे लिख के, ये आपका पीडीएफ है, यहां पे पहुंचते हैं पीडीएफ में। 5वीं अनुसूची, चलो यहां ध्यान से पढ़ो, यही लिख लिख कर समझा दूंगी आपको, ठीक है? ध्यान से सुनो, अभी अंतर नहीं पूछना है सागर बघेल, अभी जितना बताया जा रहा है बेटा उतना, क्योंकि एक दिन में आप पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? 12 12 12, तो कितनी पढ़ ली हमने? 4। अब 5वीं देखो, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध। अगर ये टफ लग रहा है तो आपको यहां पे क्या लिखना है? 5वीं अनुसूची। 5th शेड्यूल आपको लिखना है, और इसमें क्या है? एससी। एससी क्या होता है मैम? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल आप लिखेंगे शेड्यूल कास्ट, और लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे इसको अनुसूचित जाति। ध्यान से सुनना, अनुसूचित जाति। और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। बेटा इन दोनों के जो क्षेत्र होते हैं, जिन एरिया में ये लोग रहते हैं, उन एरिया का प्रशासन कैसे होगा, सरकार कैसे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, और साथ साथ कैसे इन क्षेत्रों को कंट्रोल करेगी, प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। आपके एससी एसटी के जो क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये कहां पर लिखा है, 5th शेड्यूल में। यानी आप इसे शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एससी एसटी के बारे में उपबंध। बस इतना, बस इतना आपको करना है कि 5वीं अनुसूची पूरे भारत में जितने एससी हैं और जितने एसटी हैं उनका प्रशासन, उनका नियंत्रण, उनका कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये कहां पर लिखा है, तो आप कहेंगे 5th शेड्यूल में। तो पहली अनुसूची भारत, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ओबीसी इसमें नहीं आएगा बेटा, केवल एससी और एसटी आएगा। एसटी आप कहते हैं ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहां पर आपने देखा होगा कि जो ट्राइब्स होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, वो ज्यादातर आपको कहां देखने के लिए मिलेंगी, जंगलों के अंदर। जो आपने पिक्चर में देखा होगा अजीब से कपड़े पहनते हैं, मुकुट पहन लेते हैं, उला ला करते रहते हैं, कई पिक्चर्स में दिखाए जाते हैं, वो होते हैं एसटी। और एससी कौन होते हैं, जो लोअर क्लासेस में आते हैं, जिन्हें हम निम्न जातियां कहते हैं, उनके बारे में स्पेशल प्रोविजन कहां पर है, आपके 5th शेड्यूल में। अब 5वीं अनुसूची में एससी की भी बात है और एसटी की भी, लेकिन अब आएगी 6ठी अनुसूची, वो केवल बात करेगी एसटी की। वो केवल किसकी बात करेगी, एसटी की बात करेगी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची। प्यारे बच्चे जब आप 6th शेड्यूल की बात करोगे, 6ठी अनुसूची, तो आप इसको पढ़ लेना, लेकिन अभी जो मैं समझा रही हूं उसको समझो। इसमें प्यारे बच्चे एसटी के बारे में है, केवल एसटी, यानी कि केवल अनुसूचित जनजाति के बारे में एसटी में आपके किसमें है, एसटी। और एसटी में भी आपके कितने राज्यों की बात है, यहां पर भी एसटी का क्या, प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, यानी कि इनके क्षेत्रों की देखभाल कैसे की जाएगी, तो ये बात कहां पर की गई है, आपके 6th शेड्यूल में। आप कहोगे मैम 5th में कर ली तो 6th में क्या जरूरत थी, 6th में क्या जरूरत थी, तो बेटा 5th में पहला अंतर कि एससी और एसटी दोनों की बात है। 5th में दूसरा अंतर, 5th वाला पूरे भारत की बात कर रहा है और 6th वाला केवल कितने, 4 राज्यों की बात कर रहा है, कि 4 राज्यों में जो एससी एसटी हैं, और वो 4 राज्यों की ट्रिक याद रखना, एटीएम में, आप एटीएम में पैसा निकालने जाते हो तो अ से लिखना असम, टी से लिखना त्रिपुरा, एम से लिखना मेघालय, और एम से लिखना मिजोरम। यानी 4 राज्यों के बारे में बात है केवल, और 4 राज्यों की किसके बारे में, एसटी के बारे में। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूं किसी का, आपको बता रही हूं कि आपने उनको देखा होगा, उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक बच्चे भाई हद कर रहे हो कि मैम आप मजाक उड़ा रही हो, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूं, आपको एक हिंट दी है कि आपने पिक्चर में देखा होगा कि आदिवासी लोग जो होते हैं उनको इसी तरीके से दिखाया जाता है। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है उन्हें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि पूरा फोकस कमेंट पे है, कि मुझे कमेंट लिखना है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा।
इससे आसान तरीका नहीं है, आपको इसीलिए पहले बेसिक बताया और बेसिक से अब मैंने शेड्यूल से स्टार्ट की है। और अगर आप ऐसे ही कमेंट करते रहोगे, जितना कमेंट करोगे उतना समझ में नहीं आएगा। दूसरा, जितना कॉपी और पेन नहीं चलाओगे उतना समझ में नहीं आएगा। आपकी मैंने कितनी बताई, 6th शेड्यूल, फिर रिवाइज करो। पहली वाली में भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे वाले में पेंशन और वेतन, तीसरे वाले में शपथ, चौथे वाले में राज्यसभा में सीटें बांटी जाती हैं, पांचवें वाले में SC ST, छठे वाले में केवल ST। ठीक है, यह आपका हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चे 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल के बारे में जरा ध्यान से सुनना। 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में प्यारे बच्चों क्या किया गया है, आपको अच्छे से पता है कि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा झगड़ा किस चीज के लिए होता है, शक्तियों के लिए। सबसे ज्यादा झगड़ा किसके लिए होता है, पावर के लिए। सब PM बनना चाहते हैं, सब CM बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, सबको पावर चाहिए आज के लिए। हम सरकारी नौकरी पे किसी अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, पावर के लिए। तो लड़ाई किसकी है, शक्ति की। तो जैसे हम और आप आपस में पावर के लिए लड़ते हैं, ऐसे ही प्यारे बच्चे आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी लड़ती है। राज्य सरकार कहती है मेरी पावर है, केंद्र सरकार कहती है नहीं ये मेरी पावर है, तुम्हारी पावर नहीं है, दोनों में झगड़ा होता है। तो फिर यहां पे संविधान ने कहा रुक जाओ, झगड़े का सॉल्यूशन करते हैं। आपने एक घर में देखा होगा कि एक होती है देवरानी, एक होती है जेठानी, दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा होता है, काम को लेकर, कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया। अब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों लेकिन अपनी सत्ता बनाकर रखना चाहती हैं। दोनों कहती है मैं शक्तिशाली हूं, वो कहती है मैं शक्तिशाली हूं, लड़ती रहती हैं आपस में। फिर उनकी सास यहां पे क्या करती है, रुक जाओ, मैं तुम्हारा काम विभाजित कर देती हूं कि तुम नाश्ता बनाओगी, तुम खाना बनाओगी, तुम बर्तन धोओगी, तुम पोछा लगाओगी। तो क्या हो गया बेटा, काम का डिवीजन। और जब काम का डिवीजन हो गया तो हमें पता चल गया कि ये हमारा काम है, उन दोनों को पता चल गया कि ये उनका काम है। तो अब वो कभी लड़ाई वाला मुद्दा ही नहीं रहेगा उनके बीच, कभी लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका अपना अपना काम डिसाइड हो गया। तो जब डिसाइड हो गया तो झगड़ा खत्म। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया। यहां पर आपके क्या किया गया, केंद्र जो कि जेठानी है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, मध्य शक्तियों का विभाजन, कि अब तुम्हें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा विभाजन कर रहे हैं, हम तुम्हें निश्चित बता रहे हैं कि तुम्हें किस पे काम करना है और किस पे नहीं। तो झगड़ो मत, सत्ता की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो लिखिएगा डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। अब कैसे डिवीजन हुआ, जैसे वहां डिवीजन होगा कि तुम खाना बनाओ, तुम पोछा लगाओ, तुम कपड़े धो, तो यहां पे 3 लिस्ट बनाई गई बेटा। अब देखना यहां पे कौन कौन सी लिस्ट है। फर्स्ट इज संघ सूची, ध्यान से सुनना, मैं आपको लिखकर बताती हूं, अच्छे से समझ आएगा। पहली लिस्ट थी संघ सूची। अब संघ का मतलब क्या हो गया, यूनियन लिस्ट। और इसमें संविधान ने कहा कि इसमें आपके 100 विषय रहेंगे, 100 सब्जेक्ट्स, 100 विषय। और इन विषय पर काम कौन करेगा, इन पर काम करना होगा केंद्र सरकार को। और जब केंद्र सरकार के लिए ये विषय निर्धारित हैं तो यहां राज्य सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी कि जेठानी का काम है खाना बनाना, तो वो खाना बनाएगी, देवरानी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। सेम यहां पर केंद्र सरकार को बोला कि तुम्हारे पास 100 विषय हैं और 100 विषय में से आपको 100 पे आप ही को काम करना है। अब राज्य यहां नहीं आएगा, राज्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने डिसाइड कर दिया कि केंद्र का काम है, इस पे केंद्र सरकार ही काम करेगी। ठीक है, फिर एक लिस्ट इन्होंने बनाई बेटा, राज्य सूची। राज्य सूची
यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, और इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय, 61 सब्जेक्ट्स हैं। और यहां पे साफ साफ बोल दिया ये किसके हैं? राज्य सरकार के। और यहां पर केंद्र सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। और प्यारे बच्चे, कितना भी बंटवारा कर लो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो देवरानी जेठानी को साथ में करने पड़ते हैं। और उसी देवरानी जेठानी को यहां हम क्या कहते हैं कि ऐसे काम जो एक साथ करने पड़ेंगे उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, उसे हम कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं। कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यानी कि यहां पर कौन काम करेगा? केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। कितना भी बंटवारा कर लो बेटा, लेकिन कुछ काम है जो दोनों को मिलकर करने पड़ेंगे। लेकिन मैम फिर झगड़ा हो गया तब? तो बेटा जेठानी बड़ी हैं, केंद्र यहां पर क्या है? जेठानी। तो जेठानी जब बड़ी है तो जेठानी की ही चलेगी, तो यहां पर किसकी चलेगी? केंद्र के। अगर ये समवर्ती सूची के विषय जो कि कितने हैं मैम? 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 विषय हैं। और अगर ये झगड़ा करेंगी तो यहां पर केंद्र जो है जेठानी है, तो केंद्र की जो शक्ति है वो ज्यादा है। तो दोनों आपके कुछ ऐसे काम है साथ में मिलकर करेंगी। तो आपके केंद्र और राज्य की कुछ काम ऐसे हैं जो साथ में मिलकर करने पड़ेंगे। और प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें, एक बच्चा कह रहा है पहले कितने थे? प्यारे बच्चे, पहले आपके राज्य सूची में पहले 66 थे, और समवर्ती सूची में पहले 47 थे। और प्यारे बच्चे, संघ सूची में पहले 97 थे। ठीक है, पहले का भी बता दिया। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि समवर्ती सूची में दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर झगड़ा होगा तो केंद्र की बात मानी जाएगी, यानी केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। तीनों झगड़ा खत्म कर दिया। अब यहां पे फिर से रिवाइज करो। पहले वाले में मैम भारत देश, दूसरे वाले में मैम वेतन, तीसरे वाले में शपथ, चौथे वाले में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवें वाले में एससी एसटी, छठे वाले में एसटी असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम, और फिर मैम सातवें वाले में शक्तियों का बंटवारा। किसके बीच? केंद्र और राज्य सरकार के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखना 8वीं अनुसूची। एक मिनट, वहां जाते हैं हम। 8वीं अनुसूची, ये रही 8वीं अनुसूची। अब ध्यान से सुनना। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। ध्यान से सुनना बेटा इसे। मूल संविधान का मतलब है कि वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें 14 भाषाएं थी। आपके देश में बोले जाने वाली कितनी? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? आप कहोगे 22 हो गई। अब 22 कैसे हुई? तो देखो, जब भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूं। देखना, इसके लिए मैं प्लेन स्लाइड पे जाऊंगी जहां पे जगह खाली थी, जहां पे हम बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे इंग्लिश में। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान में अगर कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा मतलब एड ऑन किया जाएगा। एड ऑन, जोड़ा जाएगा तो लिखना तब भी संशोधन। तब भी क्या होगा? संशोधन। संशोधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमेंडमेंट।
संशोधन किया जाएगा और संशोधन करके जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें, अगर कुछ हटाया जाएगा, हटाया मतलब रिमूव, मतलब संविधान से बाहर किया जाएगा, हटाया जाएगा, तब भी संशोधन। और प्यारे बच्चों, संशोधन कौन करेगा? तो संशोधन करने का अधिकार है संसद को। संशोधन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। आपके संविधान में संशोधन का मतलब है संविधान में कोई भी नई चीज जोड़ना या कोई भी नई चीज जोड़कर करने के लिए क्या चाहिए? संशोधन। और संशोधन कौन करेगा? संसद। संशोधन क्या होता है अभी पता चल जाएगा। संशोधन से आपके संविधान में परिवर्तन होता है। बेटा 26 जनवरी 1950 जिस दिन आप गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हो, उस दिन आपका संविधान लागू हुआ था। और जिस दिन लागू हुआ उस दिन वो बच्चा था, उस समय के अनुसार उसको बनाया गया। लेकिन जैसे 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 टाइम बढ़ा, अब क्या चल रहा है? 2024। और 2024 में प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है, 2024 जब आया तो आपके संविधान में नई नई चीजों को जोड़ा। क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपकी जरूरतें कम थी, आप बड़े हुए तो आपकी जरूरतें बढ़ी, और बड़े हुए और बढ़ी। तो ऐसे ही संविधान है। और संविधान में भी क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन। जैसे आपकी समय के साथ चीजों में परिवर्तन हुआ। पहले आप थोड़े अलग दिखते थे, फिर आप थोड़े अलग दिखे, फिर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, अब आपकी लाइफ स्टाइल और चेंज हुई, जॉब के बाद और चेंजेस होंगे। तो ऐसे ही संविधान में चेंजेस होते हैं। और संविधान में जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम संशोधन कहते हैं। और कौन करता है संशोधन? संसद करती है। अब यहां पे क्या हुआ कि भैया यहां पे 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कितनी हैं? 22। तो 22 हैं, तो 22 के बाद 14 के बाद कौन सी भाषा? तो लिखना 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967। फिर लिखना 71वां संविधान संशोधन, इसको इंग्लिश में लिख देती हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं इंग्लिश में। और ये कब हुआ प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि मैम ये हुआ हमारा 1992 में। फिर एक और संशोधन 92 में, जिसे हम फिर से लिख देते हैं हिंदी में संविधान संशोधन। हिंदी में संविधान संशोधन और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हुआ 2003 में। अब क्या किया गया? इसमें पहले एक भाषा जोड़ी, सिंधी, तो कितनी हो गई? 15। फिर 3 भाषाएं जोड़ी, उसकी ट्रिक है नमक। न से लिखना नेपाली, म से लिखना मणिपुरी, और क से लिखना कोंकणी। तो बेटा 15 और 3 कितनी हो गई? 18 हुई मैम, अभी 4 बाकी हैं। अब यहां पे संशोधन के द्वारा ट्रिक याद रखना, SDM बाबू, ये ट्रिक है। तो S फॉर लिखना संथाली, T फॉर लिखना डोगरी, M फॉर लिखना मैथिली, और B फॉर लिखना बोडो। बी फॉर लिखना बोडो। तो बेटा अब गिन लो कितनी भाषाएं हो गई? मैम 22 हो गई। यही क्लास को रोकते हैं और कल हम बाकी 4 शेड्यूल पढ़ के और अपनी क्लास को संविधान सभा पर लेकर जाएंगे। पहले संविधान सभा बनाएंगे और फिर संविधान बनाएंगे। आज के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपनी स्माइली जरूर देकर जाना, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लास अच्छी लगी है। और अगर दिक्कत है तो आपका ग्रुप खुला हुआ है, डाउट ग्रुप में जाना,
टैग करना और मुझे अपनी समस्या बताना। मैं आपके साथ हूं, आपको हमेशा कोऑपरेट करूंगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।